नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लिंगिया विद्यापीठ से डॉक्टर रश्मि और मुंबई से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर महेश। इस सब विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अगर मेंटल स्ट्रेस हो या मानसिक तनाव के बारे में हम इनसे जानेंगे, अनेक बीमारी के बारे में इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है बिना दवाइयों के। तो सर, आप दोनों का स्वागत है, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर महेश, आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे है कि मानसिक स्वास्थ्य पर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ता है। जी डॉक्टर रश्मि, आपसे सवाल है। जी सर, मानसिक स्वास्थ्य जो है महामारी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। महामारी जो है एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, उनका एक रिसर्च आर्टिकल, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी महामारी अपने साथ मानसिक तनाव लेके आती है, अपने साथ बहुत सारे रोग, मानसिक रोग लेके आती है। ये बिन बुलाए मेहमान जैसा है और ये इतने अदृश्य होते हैं, किसी को पता नहीं होता है इनके बारे में। अब जैसे 2003 में सार्स की बीमारी थी, इसका इतना ज़्यादा प्रकोप था, उस पर बहुत रिसर्च हुआ है और उसके सबसे अहम जो निचोड़ ये आया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसिस, सुसाइडल बिहेवियर, हार्मफुल अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, विच लीड, माने अंत में ये जाके डोमेस्टिक वायलेंस में भी जाता है। माने ये ऐसे बिन बुलाए मेहमान है जो चुपचाप किसी भी महामारी के साथ आ ही जाते हैं। इनका अभी कोई पहचान नहीं पाया कि इनके क्या लक्षण है। बहुत सारे मेंटल फिजिकल लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, या फिर मेंटल लक्षण भी हो सकते हैं। आगे तो डॉक्टर पारिक ही बताएंगे। हाँ जी सर। जी डॉक्टर पारिक सर, आप बताएं प्लीज। हाँ, अभी ये जो महामारी है इसका सभी के मन पे असर होता है। कितना असर होता है वो जो व्यक्ति है उसकी क्षमता पे आधारित रखेगा। तो इसके हम 3 लेवल बता सकते हैं: डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर या डिजीज। मानी जो हल्का असर है वो डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस में क्या, हम अपसेट हो जाते हैं। जैसे हमारा रोज बरोज का रूटीन खराब हो गया, हमारी कमाई का जरिया कम हो गया, या फिर हम किसी से मिलने जुलने जा नहीं सकते, हम वेकेशन पे नहीं जा सकते हैं। मानी हमने जो सब प्लान किया था वो चौपट हो गया। इसके वजह से हम अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है जो इस महामारी के वजह से होते हैं। सिर्फ महामारी नहीं, बाकी से जो हमारे जीवन में स्ट्रेस है उससे भी होते हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इसलिए इससे तो काफी लोगों को ये असर हुआ है। अब ये असर इतनी छोटी है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता है और हमारे रोज बरोज के काम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो उसको नजरअंदाज किया तो डिस्टर्बेंस से बढ़ के वो डिसऑर्डर बनता है। डिस्टर्बेंस मानी क्या, हम अपसेट हो गए, थोड़ा टाइम रहा, निकल गया, वापस अपसेट हुए, वापस थोड़ा टाइम रहा, निकल गया, आता जाता रहता है। लेकिन डिसऑर्डर में क्या होता है, ये जो डिस्टर्बेंस आया वो पूरा गया नहीं है, दूसरा डिस्टर्बेंस आया, दूसरा नहीं गया, तीसरा आया, तीसरा नहीं गया, चौथा आया। यानी व्यक्ति मोरलेस कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब रहता है। तो इसमें भी 3 सब ग्रुप है। एक है पर्सनल डिसऑर्डर, दूसरा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर और तीसरा है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी मनोशारीरिक बीमारियां। तो इसको बारे में जरा मैं और बताऊं तो पर्सनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारे जो स्वभाव है उसको हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं और इसके वजह से या तो हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है या हमारा दूसरों के साथ झगड़ा होता है। अब क्या हुआ है, डॉक्टर पैंडेमिक में सब डॉक्टर घर में रहने लगे, बाहर नहीं जा पाते। आपसे सवाल है डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, हमारे दर्शक का उनका ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को कंट्रोल में नहीं रख पाते। सर, किस तरीके से हम अपने स्वभाव को कंट्रोल में रख पाएंगे, जैसे हम डिसऑर्डर ऑर्डर कह देते हैं। जी हाँ, तो जैसे समझो कोई घुड़सवारी कर रहा है,
तो घोड़ा की लगाम वो पकड़े रखेगा या खुला छोड़ेगा? जाहिर वो पकड़े रखेगा। जी अब दोनों में से आसान क्या है? छोड़ना आसान है, खुला छोड़ना आसान है, पकड़ना मुश्किल। लेकिन उचित क्या है, योग्य क्या है कि इसको हमें पकड़े रहना चाहिए। अगर नहीं पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? घोड़ा हमें कहीं भी लेके जाएगा, हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, और गिरते वक्त अगर हमारा पाव उसके सैडल में फंस गया तो घोड़ा हमें घसीट के लेके जाता है। तो इसी तरह ये पर्सनल डिसऑर्डर होता है, यानी हमारा जो स्वभाव है उसको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, और उसके वजह से हम स्वभाव के मालिक नहीं बनते, हम स्वभाव के गुलाम बन जाते हैं, हम स्वभाव के पीछे घसीटे जाते हैं। समझा कि ये सेल्फ कंट्रोल रखना वो बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, पैंडेमिक के पहले सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब पैंडेमिक के दरमियान सब इकट्ठा घर में आ गए, तो अभी उनका जो टुगेदर टाइम था वो ज्यादा हो गया। तो पहले हम दूसरे की खामी को नजरअंदाज कर देते थे, अभी क्या करते हैं कि नहीं, हम इंसिस्ट करते हैं। मानी अगर समझो मेरा स्वभाव ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव मानी हमको सब नीट एंड टाइडी चाहिए, सब अपनी जगह पे चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं चाहिए। तो मैं ये पालन करता हूँ, लेकिन मैं जब उसका पालन दूसरों पे भी अपेक्षित करता हूँ, उस पर थोपता हूँ, तो क्या होगा? जो दूसरा व्यक्ति है मेरे स्वभाव जैसा नहीं है, इसलिए उसको ये पसंद नहीं आएगा और फिर झगड़े होते रहें। तो पर्सनल डिसऑर्डर मानी एक दूसरे के साथ झगड़े बढ़ जाते हैं। जी तो ये अच्छा एक डॉक्टर साहब, अब डिसऑर्डर। आपसे सवाल, अच्छा इससे संबंधित रोग किस तरीके के होते हैं? देखिए डिसऑर्डर और ऑर्डर जो आपने बताया, मानसिक तनाव आपने बताया, इससे संबंधित रोग किस तरीके के हो सकते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? उसका तरीका है जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मानी व्यक्ति का मन इतना मजबूत बना लो ताकि बाहर जो भी प्रॉब्लम आए उसके वजह से तुम जो अपसेट होते हो वो ना हो। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं कोई पत्थर है उसको कांच पे फेंकता हूं, तो क्या होगा? वो कांच टूट जाएगा। अब उस टूटने की वजह क्या है? तो हम बोलेंगे उसको पत्थर मारा इसलिए टूटा। लेकिन वही पत्थर अगर मैं दीवार पे फेंकूं तो वो टूटेगी नहीं। और क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि वो मजबूत है। तो इसी तरह पत्थर वही है, कांच टूटता है क्योंकि वो कमजोर है, और दीवार नहीं टूटती क्योंकि वो मजबूत है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी पत्थर आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, और पैंडेमिक तो बहुत बड़ा पत्थर है। अगर हम कांच की तरह नाजुक है तो टूट जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और साइकोथेरेपी के जरिए हम पत्थर हटाना नहीं कोशिश करते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं? व्यक्ति को मन को कांच से दीवार बनाओ, ताकि जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स आए आप टूटेंगे नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और डिस्टर्ब नहीं होगे तो आगे चल के आपको डिसऑर्डर भी नहीं होने वाला है। चलिए डॉक्टर महेश ने हमें विस्तार से सारी चीजें बताई हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनका कोई सवाल हो तो डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर महेश पारेख मुंबई से हैं, डॉक्टर रश्मि लिंगाज विद्यापीठ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानसिक सवालों से संबंधित कोई। जी आप सभी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। चलिए अब सवाल मेरा सवाल है आपसे कि इन सभी में अलग अलग अंतर करने की आवश्यकता क्यों है? मतलब जो आपने हमें सारी चीजें बताई, इसमें को हम अलग अलग करके किस तरीके से पहचान सकते हैं, जांच कर सकते हैं? सर विस्तार से थोड़ा बताएं। इसकी वजह से क्या होगा जब हम जी हाँ जी सर, इनको हमें अलग अलग इसलिए करना है क्योंकि सिम्टम्स अलग हैं, और हर सिम्टम को हम अलग तरीके से ट्रीट करें वो बेहतर रहेगा। देखिए ये सारे जो है, कोई भी बीमारी अकेले नहीं आते हैं, चाहे वो मानसिक हो, वो साथ में शारीरिक पेन पीड़ा लेके आती है, ठीक है। और मानसिक भी बहुत सारे प्रकार हैं इसके, तो इसको हम कोमॉर्बिडिटीज भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। एंड इसको ट्रीट करना माने इसका उपचार अलग अलग तरीके से हो वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर पारिक। यस, क्योंकि सबके स्वभाव अलग है, इसलिए क्या होने वाला है कि एक ही स्ट्रेस है लेकिन सबके ऊपर अलग अलग उसके
परिणाम होने वाले हैं, अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम के मुताबिक हमको उसको ट्रीट करना है। तो सिम्टम के अनुसार तो बीमारियां भी गिनी जाएगी। जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, किसी को एंजाइटी ज्यादा होती तो एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, किसी को उदासी ज्यादा आएगी तो वो डिप्रेसिव न्यूरोसिस हो गया, किसी को फिर फोबिया हो जाता है तो वो फोबिक न्यूरोसिस हो गया। यानी इसका असर एक ही परिस्थिति का असर सब पे अलग अलग होता है, क्योंकि सबके स्वभाव, सबके उसके साथ झेलने के तरीके अलग अलग होते हैं। डॉक्टर महेश, इसको मैनेज कैसे करते हैं? डॉक्टर महेश, हम इनको मैनेज किस तरीके, मतलब हम अपने मानसिक संतुलन को मैनेज कैसे कर सकते हैं? सीधा बड़े सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं जिससे कि लोग समझ सके हम। देखो, उसके दो तरीके हैं। एक है एक एग्जांपल डॉक्टर महेश पारेख आप और डॉक्टर रश्मि आप सुने कि मानसिक संतुलन को मैं किस ब्याह पे पूछ रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर, मैं कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ कहीं पर और कहीं मेरा विवाद हो जाता है, रास्ते में कहीं किसी से झगड़ा हो जाता है, तो मैं किस तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता से, विवेक से या मानसिक संतुलन को कंट्रोल कर सकता हूँ? आप इस पर बताएं कि कहीं झगड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी मैनेज होता है, ऐसे मैनेज नहीं किया जाता है। मानिए जब भी स्ट्रेस आया उसी वक्त आप मैनेज करने बैठे तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। अब जब तुमको स्ट्रेस आया, उसके वजह से तुम अपसेट हुए और तुमसे गलती हो गई, तो अभी उस गलती से सीखना है, और ताकि ऐसे सिचुएशन बार बार जब जीवन में वापस आने लगे फ्यूचर में, तब आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन आगे से जरूरी है। ऐसा नहीं कि तभी का तभी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुमकिन क्या है कि अगर आपके जीवन में ऐसे बहुत तनावग्रस्त सिचुएशन आ रहे हैं और अपसेट होते जा रहे हैं और उसके वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे सलाह मशवरा करके अपने आप को मजबूत करना चाहिए। मैंने जो आगे बताया वो तो उसका एक प्रिंसिपल है, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप अपने मन को कितने समय में बदल सकते हो वो आप पे निर्धारित है, आप कितना जल्दी काम कर सकते हो। तो होगा क्या, एक बार आप कांच से दीवार बन गए तो वही परिस्थिति आएगी, आप कम अपसेट होने लगेंगे और ज्यादा आगे चल के उससे कम होते रहेंगे, और आखिर में वो जाएगा। वो रातों रात नहीं जाता है, उसको टाइम लगता है, क्योंकि ये जो हमारी मन की कमजोरी है उसको हमने इतने सालों से पाल पोस के बड़ा किया है, वो रातों रात जाने वाला नहीं है। बस उससे हमें सीखना है कि हमको इसकी जरूरत है। हम सीखते नहीं है, शायद हम नक्की करें कि अगली बार मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन जब वो परिस्थिति आएगी आप ऑटोमेटिक गुस्सा होने वाले। क्यों? क्योंकि आप में जो आपको बदलाव लाना था वो आपने लाया नहीं, तो फिर नतीजा तो वही आने वाला है। तो सिर्फ नक्की करने से ये नहीं तय होता है, नक्की करने के बाद उस पर हमको काम करना होता है, और उस काम करने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा रातों रात नहीं होता है। डॉक्टर महेश, सवाल है डॉक्टर महेश और डॉक्टर रश्मि दोनों से सवाल किया है हमारे दर्शक है हिबा अली खान। वो कहती हैं कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज द इफेक्ट। आपको सवाल डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है? यस, आई कैन सी द क्वेश्चन। देखो, इसके दो लेवल है। एक है इमीडिएट रिलीफ, मानिए तात्कालिक राहत, दूसरा है परमानेंट क्योर। तो तात्कालिक राहत के लिए इसके तीन है, एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, दूसरा वेंटिलेशन है, और तीसरा मेडिकेशन है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मानी कई सारी ऐसी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज आती है, जैसे जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, हिप्नोसिस है, शवासन है, योग निद्रा है, विपश्यना है, टीएम है, ये सब रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। तो अगर आप रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका अशांत मन है वो शांत हो जाएगा, तो तात्कालिक उसका असर होने वाला है। दूसरा है वेंटिलेशन। मानी हम कहते हैं ना कि कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सके। मानी अंदर उबाला नहीं रहते, आप उसको जता दे, बाहर निकाल ले। तो ये वेंटिलेट किया तो अंदर भरने वाला नहीं है, तो उसका असर आप पे टिकने वाला नहीं है। और तीसरा है मेडिकेशन। मानी अगर आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया है, साइकोटिक लेवल तक पहुंच गया है, तो फिर आपको दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। कौन सी दवाई किसके लिए है
वो निर्भर करेगा उसका क्या सिम्टम्स है। अगर एंग्जाइटी ज्यादा है तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग देना पड़ता है, डिप्रेशन ज्यादा है तो फिर एंटी डिप्रेशन देने पड़ते हैं, या अगर गुस्सा ज्यादा है तो मूड स्टेबलाइजर देना पड़ता है। तो ये टेम्पररी है, मानी समझो कि एक यस डॉक्टर देखिए हिबा अली खान ने आप अपना आंसर सुन लिया होगा। डॉक्टर महेश पारेख ने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है। डॉक्टर रश्मि, सवाल अब आपसे, डिस्टरबेंस और डिसऑर्डर जो दो समस्याएं किस कारण से होती हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, लेट अस बिगिन फ्रॉम कंटिन्यू विद डॉक्टर हिबा अली खान क्वेश्चन। अगर हम वहां से अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर महेश कह रहे हैं कि मेडिटेशन बहुत छोटी उम्र में अगर हम बच्चों को तैयार कर दें, मेडिटेशन वो एक सबसे पहली सीढ़ी है अपने आप को, अपने जो भी मेंटल मनोविकार है उसको नियंत्रण में लाने के, ठीक है। और अगर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊं, डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस, तो डिसऑर्डर जो है डिस्टर्बेंस से शुरू होता है। हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी छोटी सी हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में छोटा सा भी कोई रीजन हुआ, कोई कारण हुआ जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई। जैसे अब मुझे हाथ धोने की आदत है, ठीक है। अब ऐसे कई लोग हैं जो हाथ धोते रहते हैं, लेकिन पेंडेमिक में कंपलसरी कर दिया कि आपको बाहर जाके माने आपको बार बार हाथ धोने हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके बाद क्या हुआ कि जिसको ये आदत है हाथ धोने की, वो धीरे धीरे ओसीडी में चेंज हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि वो बार बार हाथ धोते ही रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, नहीं आप हाथ धोइए। तो डिसऑर्डर जो है, डिस्टर्बेंस जो है वो अब डिसऑर्डर में तब्दील हो गया। इसको दोनों के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा। डिस्टर्बेंस शुरू होता है कि मेरे अंदर, मेरे वातावरण में थोड़ा सा चेंज, और डिसऑर्डर उसको मैंने डिजीज में कन्वर्ट कर लिया, धीरे धीरे मैंने उसको डिजीज में कन्वर्ट कर दिया। आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर, व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट टिप्स यू वुड शेयर ऑन पोस्ट कोविड सिचुएशन? आप आनंद प्रकाश पाठक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आप लोगों से जी, कोई भी जो सवाल का जवाब देना चाहे। हाँ जी सर, डॉक्टर पारेख आप दे दीजिए। ओके, तो पहला तो ये है कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, यू बेटर गेट यूज्ड टू इट। आपको अपने जो प्लान्स है वो होल्ड पे रखने पड़ेंगे। तो क्या होता है, हैंस सैली ने एक कंसेप्ट दिया है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है कि इसके मुताबिक जब भी हमको स्ट्रेस आता है तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है अलार्म रिएक्शन, मानी हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, मानी उसके साथ हमको जीना है, लेकिन हम जी रहे हैं कैसे, मन में हमको रेजिस्टेंस है, हाँ ये क्या है, हाँ ये कब जाएगा, ये क्यों हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को बेवजह स्टिमुलेट करेगा, और इम्यून सिस्टम तो एंटीबॉडीज तैयार कर देगी, लेकिन एंटीजन है लड़ने के लिए, तो वो अपने ही बॉडी सेल्स के साथ लड़ेगी, तो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। दूसरा क्या होता है, यही जो मन में उद्वेग है वो लंबे अरसे से चलता है, तो शारीरिक बीमारियां आती हैं जिसको कहते हैं मनोशारीरिक बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे अगर हमको बचना है तो हमके करना क्या है कि जो हकीकत है वो हमें जचती नहीं है, हमको बहुत असुख देती है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार करना है। नहीं स्वीकार करने से हम रेजिस्टेंट मोड में चले जाते हैं और फिर ये बीमारी आती है। और ये खामखा हमने इम्यून सिस्टम यूज कर ली, इसलिए थर्ड स्टेज आएगा जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन, मानी अभी हमारी प्रतिकार शक्ति एकदम खत्म हो गई, वी आर एग्जॉस्टेड। अब क्या होगा, अब आपको कोई भी बीमारी लागू पड़ सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे इसी पेंडेमिक में कई लोगों को बीमारी हुई, कई बच गए, कई मर गए। जो मरे उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, जो बचे उसकी इम्यूनिटी बेहतर थी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस देके हम अपनी इम्यूनिटी को और खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इससे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो पहला है ये जो मेंटल रेजिस्टेंस है
उसको निकालना है। ये जो परिस्थिति है उसको जैसे है वैसे स्वीकारना है। चलिए सर, अंत में डॉक्टर रश्मि आप कुछ कहना चाहेंगे, मानसिक तौर पर हम कैसे मजबूत रह सकते हैं, कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी सर, एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि सभी को कोविड के बारे में जानकारी दें। ठीक है, पोस्ट कोविड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक हो गया है। नाउ हाउ टू कंट्रोल, कैसे हम अपने माने ये सिचुएशन कंट्रोल करें, कैसे हम अपने आप में बदलाव लाएं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट इज नीडेड इज सेल्फ कंट्रोल थ्रू मेडिटेशन। अगर हम अपने आप से जुड़े, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं अपने आप से अगर जुड़ जाऊंगी, मैं अपने बारे में, अपनी खूबियां, अपनी खामियां अगर मैं जान लूंगी, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगा, तो मैं किसी भी रोग का प्रतिकार कर सकती हूँ, प्रतिकार शक्ति मेरी बढ़ा दूंगी। सेकेंड, जो आज के सभी लोगों को जरूरत है, दूसरों से मिले, बात करें और अपने मन की बात किसी से इस तरह करे, उस व्यक्ति से करे जो बाहर बात नहीं करेगा। बहुत जरूरी है टू कनेक्ट, दूसरों के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे मन का जो अंदर का जो भड़ास है, जो अंदर का जो गुब्बार है, वो हम शेयर कर लेंगे, तो नेचुरली मानसिक रोग से हम थोड़े बहुत हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। तीसरा, गैजेट, हम दिन में एक बार 1 घंटा गैजेट से दूर रहे। सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज्यादा भरमाया है, बहुत ज्यादा नुकसान, अगर हमें साथ दिया है तो नुकसान भी पहुंचाया है। दिन में 1 घंटा आप टाइम निकालिए, पूरा परिवार साथ में बैठे, चाहे 2 का परिवार हो चाहे 10 का परिवार हो, अगर हम साथ में बैठते हैं तो प्लीज प्लीज गैजेट फ्री रखिए। चौथा, प्लीज कनेक्ट टू द सुप्रीम अथॉरिटी। आप जिसमें भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी मानते हो, पता है वो क्या करते हैं? वो ही कनेक्ट यू टू ऑप्टिमिज्म, वो उम्मीद, वो एक चीज है। भगवान हम कहते हैं लेकिन एक उम्मीद है, हम उम्मीद के सहारे तो दुनिया कायम है। वो अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो मेरे माने कोई शक्ति नहीं है कि मुझे हिला सकती है। बहुत जरूरी है कि किसी एक को पकड़े, किसी एक भगवान को, अल्लाह को, किसी एक को। ये 4 चीजें जरूरी है कोविड पेंडेमिक से बचने की। डॉक्टर रश्मि, हमारे पास लावण्या जुड़ी हैं, वो कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी मैम बताएं, पूछना चाह रही हैं क्या? हाँ जी सर। Good morning, sir. हाँ जी, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, a small question I have. So, why is there a need to differentiate all this separately? Actually, disturbance disorders. So, what is the need to differentiate all this? I'll answer that if you don't mind, Rashmi. See, the need is that you have to treat the person according to his requirement. अभी अगर सम समझो कि सिर्फ डिस्टर्बेंस तक है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट टू साइकोथेरेपी देना टू मेक द पर्सन एट रेस्ट। लेकिन अगर वो आगे बढ़ चुकी है, डिसऑर्डर तक गई है, तो सपोर्ट टू साइकोथेरेपी नहीं चलेगी, आपको री एजुकेटिव साइकोथेरेपी देनी पड़ेगी, रीओरिएंटेटिव साइकोथेरेपी देनी पड़ेगी। और अगर उससे भी आगे बढ़ गई है और साइकोटिक चेंज आने लगे हैं तो फिर दवाइयां भी जरूरत पड़ेगी। तो Yes, sir. ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसको कितनी जरूरत है उससे से मालूम पड़ेगा। समझो अगर बीमारी Yes, sir. इतनी है और आप इतना ज्यादा डोज देते हो तो चलेगा नहीं ना, और बीमारी अगर इतनी है और आप इतना ट्रीट करेंगे तो भी नहीं चलेगा। Yes, तो sir. ये समझना जरूरी है। Thank you, sir. चलिए, आप Thank you. डॉक्टर नवाज़, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप हमारे साथ सभी जुड़े रहे। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ी हैं लिंगायत विद्यापीठ से, डॉक्टर महेश पारेख है मुंबई से हमारे साथ जुड़े। विस्तार से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो जो हमने पूछना चाहा और हमारे दर्शकों ने पूछा। जी, कुछ अंत में कोई और अपील कुछ करना चाहेंगे? डॉक्टर महेश आप भी प्लीज। अजीत क्या बोला है? सर, आपसे सवाल यह है कि संभावित तीसरी लहर के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मानसिक संतुलन या मानसिक तौर पर हम मजबूत हो सकें? जी, अब तीसरी लहर तो आने का टाइम हो चुका है, अब तक आई नहीं है, हम अभी नसीब वाले हैं, लेकिन आएगी या नहीं आएगी वो भी अनिश्चितता है। तो हमको ये अनिश्चितता के में भी जीना है और जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो तो लेने ही है।
हम अगर बेफिक्र हो गए कि अब तक नहीं आएगी, अब क्या आने वाली है, तो ये नहीं चलेगा। हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है, वो तो है ही है, वैक्सीनेशन है वो जरूर लगाना है। तो हमको जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने हैं, और अगर तीसरी लहर आई तो इसी प्रिकॉशंस को हमको बढ़ाना है ताकि हम सेफ रह पाए। ज्यादातर तो जो हम पहले जो यूज्ड टू थे, बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का, घूमने का, ये सब हमको होल्ड पे रखना पड़ेगा। ये सब करना अभी जरूरी नहीं है, ये बाद में कर पाएंगे। फिलहाल पहला है हमने अपने आप को बचाना है। तो तीसरी लहर अभी आई भी नहीं है, फिर भी आ गई है, ऐसा समझ के बरतना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर महेश पारेख और डॉक्टर रश्मि लिंगायत विद्यापीठ से हमारे साथ जुड़े रहे। हमने कमेंट आपको दिखाए कि क्या क्या कमेंट आपके लिए लोगों ने किए हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।